हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 67th और सीडीपीओ में आने वाले बिहार स्पेशल्स के कुछ क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध। ऑप्शन है हमारे पास पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगृह, चंपा, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मगध का सबसे जो पहला कैपिटल था वो क्या था, राजगृह था। अब कैपिटल की बात आई तो उस टाइम पे 16 महाजनपद हुआ करते थे और जिसका हेडक्वार्टर मगध ही था। तो जितने भी 16 महाजनपद हैं उनके कौन से कैपिटल हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको मगध का क्लियर हो गया कि राजगिरी है। और मगध के जो पहले राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, तो सबसे पहले तो बृहद्रथ होते थे जिनका पुत्र था जरासंध। उसके बाद एक हर्यक डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसके फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। बाद में उदयन आए जो कि राजगीर से मगध का कैपिटल पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है वहाँ पे शिफ्ट कर दिए। चलिए 16 महाजनपद का जो प्रमुख जनपद है उसके कैपिटल को देखते हैं। सबसे पहले तो ये चंपा जो है वो अंग देश की राजधानी थी, मीन्स अंग महाजनपद की। फिर मगध डिस्कस हो गया। फिर काशी आता है, काशी का जो कैपिटल था वो बनारस हुआ करता था। फिर बत्स आता है, बत्स का था कौशाम्बी, बत्स का कौशाम्बी था। फिर आपको आता है एक कौशल जो कि बहुत महत्वपूर्ण था जिसका कैपिटल श्रावस्ती था। फिर सुरसेन का कैपिटल मथुरा था, आप लोगों को पता होगा। पांचाल को अहिक क्षेत्र उसका कैपिटल था। फिर कुरु इंद्रप्रस्थ जो कि आज का दिल्ली है। फिर मत्स्य जनपद जो था उसका बैरठ था। फिर छेदी, शक्तिमती, अवंती जो कि आज का इंदौर है उसका कैपिटल उज्जैन, जिसको माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। फिर अस्मक जिसकी राजधानी पोटन हुआ करती थी। वज्जी जो कि वैशाली और जिसको लिच्छवी के नाम से भी जाना जाता था। मत्स्य महाजनपद जिसका कैपिटल कौन था, कुशीनारा जो कि आज की कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फिर गांधार जो कि उसका कैपिटल तक्षशिला था। लास्ट जनपद आता है काम्बोज जिसका कैपिटल राजपुर हुआ करता था। तो चलिए मगध साम्राज्य में लगभग 5 डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे पहला तो हर्यक था, फिर शिशुनाग आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य आया, फिर मौर्य के बाद शुंग आया, फिर कण्व आया। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दानापुर, दूसरा पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नन ऑफ द अबव। देखिए दानापुर में उस टाइम से ही कैंट था, तो कैंट में बहुत सारे ब्रिटिश के जो आर्मी ऑफिसर थे वो रहते थे वहाँ पे, तो उनका कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे ये अफेक्ट नहीं हुआ। बाकी पटना का जो पटना की तरफ से 1857 में पीर अली जो कि 1857 में लीड किए थे। फिर मुंगेर, वहाँ भी 1857 में बहुत सारे क्रांतिकारी थे। फिर मुजफ्फरपुर में भी थे, तो इसका राइट आंसर दानापुर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रिवर्स बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। पहला ऑप्शन है कमला, सोन, बागमती। ये सीमा नहीं बनाती है तो पहला गलत हो जाएगा। फिर आपको दूसरा आता है बूढ़ी गंडक, कोसी होगा ये, कोसी। फिर गंगा, ये भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये ही नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। देखिए कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है, कैमूर हिल के आसपास में है और ये उत्तर प्रदेश में बह के जाती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कर्मनाशा के उस साइड में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, जबकि बिहार साइड में कैमूर और बक्सर डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है। फिर आपको गंडक की बात आई है तो वो नेपाल में इसका उद्गम है और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। फिर तीसरी जो नदी आती है घाघरा, जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अयोध्या के किनारे अवस्थित है। ये छपरा के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, ये सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। बिहार में शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन हमारे पास जमींदार भूमि के स्वामित्व से वंचित थे, ये गलत है। इसमें जमींदार को पूरा राइट दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। फिर होता है भूमि के स्वामित्व के अधिकार को जमींदारों के लिए वंशानुगत और स्थानांतरीय बना दिया गया था, ये गलत है। तीसरा है लैंड रेवेन्यू वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, ये राइट आंसर होगा।
सबसे पहले आता है अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया और इसको किस दूसरे नाम से जाना जाता था? तो कॉर्नवालिस कोड। उस टाइम में क्या किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस? पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिए थे। एक तो रेवेन्यू हो गया, जिसमें ये परमानेंट सेटलमेंट को, अस्थाई बंदोबस्त को इसमें ऐड किया गया, और जिसमें जितना भी टैक्स को कलेक्ट किया जाता, किसके द्वारा किया जाता था? ज़मींदारों के द्वारा। तो ज़मींदारों के ऊपर टैक्स कलेक्शन का जिम्मा छोड़ दिए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आता है वो जुडिशियल सिस्टम बनाए। फिर एक तीसरा सिस्टम भी बनाए थे। फिर आपको आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जो कि आपको टीपू सुल्तान को, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1790 से 92 के बीच में हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान को हराए थे, और उसका जो रिजल्ट निकला था, ट्रीटी हुआ था 1792 में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। फिर इंडिया के अंदर जो ये सिविल सर्विस है उसके जनक कौन कहलाते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। और ब्रिटिश के पहले वाइसराय थे, गवर्नर थे, जो कि जिनका डेथ इंडिया के अंदर हुआ था, और इनका जो टॉम्ब है, मकबरा है, कहाँ पे है? गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन बिहार वॉज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922 हेल्ड? मीन्स 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में किस स्थान पर हुआ था? पहला ऑप्शन है हरिपुरा, दूसरा पटना, तीसरा गया, चौथा रामगढ़। नन ऑफ दी अबव। तो रामगढ़ तो हम पहले ही गलत कर देंगे क्योंकि ये बिहार के अंदर नहीं है, ये झारखंड में है। और यहाँ पे कौन इसके अध्यक्ष बने थे? 1940 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखिए गया का जो सेशन हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? CR दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1922 में गया में हुआ था। अब कांग्रेस की सेशन की बात आई तो इससे रिलेटेड, कांग्रेस सेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम आइए देखते हैं, बारी बारी से एक बार देख लेते हैं। तो 1938 हरिपुरा का सेशन हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, बिहार में एक और कांग्रेस का सेशन हुआ था पटना के अंदर, जो कि बांकीपुर है, बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी। तो अगला जो हमारा सेशन हुआ था जो कि इम्पोर्टेंट है 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में आपको ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, और इसके जो चेयरमैन थे रहीमतुल्ला सयानी जी, और इस सेशन में हुआ था आपको वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। फिर आपको आता है 1899 का सेशन। 1899 के सेशन में जो चेयरमैन बने थे रमेश चंद्र दत्त, और इसमें क्या हुआ था? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ रूल्स बने थे। अगले सेशन पे चलते हैं। अगला हमारा सेशन 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी का जो सेशन था कलकत्ता वाला, उसके जो चेयरमैन थे दिनेश ई वधा थे, और उसमें गांधी जी पहली बार आए हुए थे, उस सेशन में भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर 1905 ईस्वी वाला जो सेशन बनारस में हुआ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी उसके चेयरमैन थे, और उसी टाइम में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर 1906 वाला जो सेशन आता है, 1906 के सेशन में क्या हुआ था? वहाँ के चेयरमैन थे दादा भाई नेहरू जी, और उसमें 4 रिजोल्यूशन पास किया गया था। एक तो स्वराज हो गया, फिर एक बाइकॉट मूवमेंट हो गया, फिर स्वदेशी मूवमेंट, फिर आपको एक एडुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी के बारे में कुछ किया गया था। फिर आपको 1907 ईस्वी में सभी लोग जानते होंगे सूरत में ये सेशन हुआ था, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और इसमें झगड़ा हो गया था। फिर 1910 का सेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और इसके जो चेयरमैन थे सर विलियम वेडरबर्न, और इसमें जिन्ना कुछ सेपरेट इलेक्टोरल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए थे अपना। फिर 1916 में जो लखनऊ का सेशन था उसमें AC मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, और उसमें फिर से कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल था दोनों जुड़ गया। फिर आपको आता है 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और पहली महिला जो कि इसकी अध्यक्षा बनी थी एनी बेसेंट, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगला सेशन 1919 जो कि अमृतसर में हुआ था, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और मोतीलाल नेहरू और ये खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गया था इस कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 1920 में एक स्पेशल सेशन बैठाया गया जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और इसमें गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कुछ प्लान
इसमें डिस्कस किए थे। फिर आपको 1920 में एक नागपुर का सेशन हुआ था, जिसका जो अध्यक्ष था सी विजय रघुचारी, और इसमें एम ए जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस छोड़ दिए। 1924 बेलगाम कर्नाटक में गांधी जी पहली बार इसके अध्यक्ष बने, और ये गांधी जी का इकलौता सेशन भी था। फिर 1925 में कानपुर में ये सेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला जो कि इसकी अध्यक्ष बनी थी। 1928 कलकत्ता सेशन हुआ था, और इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर 1929 में जो कि लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें पूर्ण स्वराज का वो उद्घोषणा किया गया। साथ में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में इसमें इंडिपेंडेंस मनाने के लिए योजना तैयार किया गया। फिर अगला जो हमारा सेशन आता है 1931 का, जो कि कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसमें गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। अगला 1934 का सेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसमें कांग्रेस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें डिसाइड किया गया था। 1937 जो कि फैजपुर में हुआ था, और पहला गांव में होने वाला अधिवेशन था, और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर 1938 हरिपुरा, जो कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया था। फिर आपको 1939 वाले त्रिपुरी अधिवेशन में, जो कि फिर से रीइलेक्ट किए गए थे जेसी बोस, लेकिन बाद में गांधी जी से कुछ मनमुटाव के कारण ये रिजाइन दे दिए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट से। फिर उनके जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 41 से 45 के बीच में कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, और उसके बाद आज़ादी के टाइम पे 1946 में एक अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे, और ये कांग्रेस का लास्ट सेशन था आज़ादी से पहले का। मीन्स स्वतंत्रता के टाइम में जो कांग्रेस का सेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए, कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी अधिवेशन हुए थे उन सभी का मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम इज एसोसिएटेड विथ, सदाकत आश्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे पास जयप्रकाश नारायण, भागवत झा आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोदानंद झा, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा सदाकत आश्रम। जयप्रकाश नारायण जब रिटायर्ड हो गए राष्ट्रपति पद से, तो फिर वो अपने ज़िंदगी का जो अंतिम समय था यहीं सदाकत आश्रम में बिताए, जो कि पटना में अवस्थित है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था गांधी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में पटना में ये एस्टेब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन है हमारे पास 1954 से 55, 1965 से 66, 70 से 71, 1980 से 81। देखिए 1954 से 55 में ही बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, और एक एक्ट बना था बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1951। ये किस लिए बना था? तो जितने भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1954 से 55। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल वॉज पुट इन विच जेल? ऑप्शन है हमारे पास कैंप जेल, बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल। इसका जो राइट आंसर होगा हजारीबाग जेल। देखिए, जगत नारायण लाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे बिहार के तरफ से, और कुछ एक आध बार वो सेक्रेटरी भी रहे थे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और इनके नाम से एक पटना में स्कूल भी है, और इनके एक जो सबसे बड़े वाले बेटे थे पटना में जो 7 यूथ को गोली मारा गया था, उनमें इनका भी एक लड़का था। तो चलिए, राइट आंसर जगत नारायण लाल हजारीबाग जेल में बंद हुए थे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल? बिहार के कितने ज़िले नेपाल की सीमा को छूते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 7, 5। इसका जो राइट आंसर होगा 7। बिहार में टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं
जो कि नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर में। सबसे पहले तो आपको आ गया ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण आ गया, वेस्ट चंपारण आ गया। फिर आपको आएगा ईस्ट चंपारण आ गया। फिर आपको आता है मधुबनी, मधुबनी के बाद आपको आ जाएगा सीतामढ़ी आ जाएगा। फिर अररिया हो गया, फिर सुपौल हो गया, फिर किशनगंज हो गया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको आ गया वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सुपौल, फिर मधुबनी, फिर आपको सीतामढ़ी, फिर सॉरी सुपौल से पहले सीतामढ़ी आएगा, फिर मधुबनी आएगा, फिर सुपौल आएगा, फिर अररिया और किशनगंज लास्ट में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वेयर इज़ द फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री सिचुएटेड। पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, गया। इसका जो राइट आंसर होगा पटना के अंदर ही वेटनरी कॉलेज अवस्थित है, बट ये राव यूनिवर्सिटी, राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो कि बिहार का समस्तीपुर जिला का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज स्टेट डे एवरी ईयर। तो ऑप्शन है हमारे पास 22 मार्च, 22 अप्रैल, 1 अप्रैल, 15 नवंबर, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। इसी के शुभ अवसर पर बिहार दिवस मनाया जाता है, इसी दिन को याद करते हुए। अब देखिए बिहार का बंटवारा एक बार और हुआ था, कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। जब 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक नया राज्य बना था, और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा का स्टेटहुड डे भी है। फिर एक बार फिर से बिहार का बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो गया 22 मार्च को बिहार स्टेटहुड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट मैथिली फिल्म। ऑप्शंस हैं परदेसी, कल हमारा है, कन्यादान, मैथिलिक आंचल। तो इसका जो राइट आंसर होगा कन्यादान, जो कि 1965 में ये मूवी बन के तैयार हुआ था, और इसके डायरेक्टर कौन थे, पानी मजूमदार। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द पीरियड ऑफ विच किंग। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो पहला वाला पूछ रहा है, तो पहला वाला जो बौद्ध संगति हुआ था कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, और राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए टोटल जो बौद्ध संगति 4 हुआ था उसको हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे, रा वे पा कु। तो पहला बौद्ध संगति कब हुआ था, राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर के अंदर है वहाँ पे हुआ था। तब इससे रिलेटेड अब पूछते हैं कि जब ये संगति हुआ था तो उस टाइम के वहाँ के किंग कौन हुआ करते थे। तो सबसे पहले वाले में तो राजगीर में हुआ था, उसके किंग थे अजातशत्रु। फिर वैशाली वाला जो हुआ था उसके थे कालाशोक। फिर आपको अशोक पाटलिपुत्रा में जो हुआ था उसके किंग थे अशोक। फिर आपको कनिष्क, कुंडल वन में कनिष्क थे राजा। फिर आता है इस बौद्ध संगति का जो चेयरमैन था वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले वाले राजगीर में जो हुआ था उसके थे महाकश्यपा। फिर आपको आता है शबाकामी। फिर आपको आता मोगली पुत्र तिस्क जो कि अशोक के भाई थे। और फिर लास्ट वाले में अश्वघोष और एक वसुमित्र थे। फिर आप इसका रिजल्ट क्या हुआ था, मीन्स ये जो संगति हुआ था इसमें क्या क्या रिजल्ट हुआ था उस टाइम में। तो इसमें कंपाइलेशन किया गया था पहले वाले में सुत्त और विनय पिटक का। दूसरे वाले में जो जो हुआ था वैशाली में, उसमें स्प्लिट हो गया था दो मोंको के बीच में, और दो अलग अलग वो बना लिए थे अपना। फिर तीसरा वाला जो वैशाली में हुआ था उसमें अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन हुआ था। और चौथा वाले में जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो दो डिवीज़न हो गया उसका, एक हीनयान में और एक महायान में। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये जो किंग थे कौन कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो
अजातशत्रु जो कि हर्यक डायनेस्टी से थे। फिर आपको आता है कालाशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे। फिर अशोक को तो सब जानता है, वो मौर्य साम्राज्य से थे। फिर आपको लास्ट वाला जो कनिष्क है वो कुषाण डायनेस्टी से थे। अब कब कब ये हुआ था, तो पहला वाला 483 बीसी में हुआ था, दूसरा वाला वैशाली 383 बीसी में हुआ था, तीसरा वाला पाटलिपुत्र 250 बीसी में हुआ था, चौथा वाला कुंडलग्राम 72 एडी में हुआ था। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। समझ आ रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तब तक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2। ऑप्शन है हमारे पास औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 2, जो कि इसमें ग्रैंड ट्रंक रोड का भी कुछ पार्ट है। फिर आपको आता है कुछ नेशनल हाईवे आपको 91 का भी कुछ पार्ट है और ओल्ड नेशनल हाईवे 1 का भी कुछ पार्ट है। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये पहला जो NH2 है कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है और इसमें बिहार के अंदर टोटल 202 किलोमीटर बिहार के अंदर ये पार्ट है NH2 का। और इसमें कौन कौन डिस्ट्रिक्ट को ये क्रॉस करता है, तो सबसे पहले तो मोहनिया हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, फिर सासाराम हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन तो हैं ही। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा कि किस शहर को ये टच नहीं करता, तो ये पटना जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। बिहार में 1952 में जमींदारी को वैधानिक रूप से समाप्त किया जाना था। भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार बना रहा। ये हिंदी थोड़ा ट्रांसलेट गलत हो गया, तो फिर से एक बार इंग्लिश में देखते हैं। इन बिहार जमींदारी वाज स्टैट्यूटरी अबॉलिश्ड इन 1952। द सोशल बेस ऑफ लैंड कंट्रोल रिमेंड इन द ग्रीफ ऑफ। किसके अंदर में था? जमींदारी ख़त्म होने के बाद जो जितना लैंड बचा हुआ था वो किन लोगों के अंदर में था? पहला ऑप्शन है हमारे पास मिडिल कास्ट हिंदू, माध्यमिक जाति के हिंदू ना, ये तो नहीं होगा। फिर शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं, ये लोग तो पिछड़े लोग थे तो इनके पास तो नहीं था। फिर डोमिनेटेड कास्ट हिंदू, हाँ, प्रभुत्व वाली जो हिंदू जाति थी उनके पास ये मैक्सिमम ज़मीन हुआ करता था जमींदारी का। तो इसका जो 3 ऑप्शन है वो सही है। हाँ चलिए, अब जमींदारी एबॉलिशन एक्ट कब पास हुआ वो देख लेते हैं। जमींदारी एबॉलिशन के लिए एक कमेटी बनाया गया था जिसके चेयरमैन थे GB पंत, और इससे रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया था जो कि 1950 में पास हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण से बिहार की सीमा पर है? अब देखिए, साउथ साइड से बिहार के साउथ में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो साउथ में आपको झारखंड है, और नॉर्थ में नेपाल है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। अब देखिए, बिहार झारखंड से बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर बनाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसको वेस्ट से ईस्ट की ओर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आ जाएगा कैमूर, फिर आपको आ जाएगा रोहतास, फिर आपको आ जाएगा औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, फिर आपको जमुई, और फिर बांका, फिर भागलपुर। तो ये सारे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे हैं जो झारखंड स्टेट से अपना बॉर्डर बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पटना यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1919, 1917, 1949, 1923। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिहार दिवस, फिर से आ गया सॉरी, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द सभ्यता द्वार इज बिल्ट ऑन एन एरिया ऑफ 1 acre विद इन द सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नॉर्थ ऑफ गांधी मैदान। इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल इज। सभ्यता द्वार गांधी मैदान के उत्तर में सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र के भीतर 1 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। इसकी स्थापत्य शैली है। ऑप्शन से हमारे पास इंडो इस्लामिक स्टाइल, इंडो गॉथिक स्टाइल, नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, फिर नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंडो गॉथिक स्टाइल। इसी स्टाइल में पटना हाई कोर्ट भी बनाया गया है
और इंडो गॉथिक स्टाइल को ही इंडो सार्सनिक स्टाइल भी कहते हैं। और ये जो सभ्यता द्वार है इसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 21 मई 2018 ईस्वी को किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द थीम ऑफ चंपारण सत्याग्रह सिनेटरी सेलिब्रेशन वॉज। 2017 में ये सत्याग्रह सेलिब्रेशन किया गया था जिसके 100 ईयर पूरे हो गए थे। तो पुराना क्वेश्चन है बट देख लेते हैं, आ भी सकता है एग्जाम में। थीम था सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, बापू को समर्पित, बापू को श्रद्धांजलि, साबरमती के संत, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ चतुर्भुज परियोजना का अंग है। विच नेशनल हाईवे ऑफ बिहार इज़ अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। देखिए क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, इसका जो प्रोजेक्ट है टोटल 5,846 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और ये 4 सेक्शन में बांटा गया था। और 4 सेक्शन में कौन कौन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली से कोलकाता जोड़ा जाएगा और दिल्ली से कोलकाता जो है वो टोटल 1454 किलोमीटर का है। फिर कोलकाता से चेन्नई दूसरे सेक्शन में है जो कि 1684 किलोमीटर का है। फिर चेन्नई से मुंबई जो कि टोटल 1290 किलोमीटर का है, ये तीसरा सेक्शन में जोड़ा जाएगा। फिर चौथा सेक्शन दिल्ली से चेन्नई होते हुए मुंबई जाया जाएगा, ये कि चौथा सेक्शन टोटल कितने किलोमीटर का है 1494 किलोमीटर का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली से कोलकाता वाला जो ये हाईवे है मतलब कि NH2 जो कि बिहार के दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए झारखंड होते हुए कलकत्ता में जाती है। तो ये दूसरा वाला प्रोजेक्ट है जो कि बिहार को भी जोड़ता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है। तो ऑप्शन है हमारे पास त्रिवेणी केनाल, फिर आपको आता है कमला केनाल, फिर ईस्ट कोसी केनाल, फिर सोन केनाल, फिर नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ईस्ट कोसी केनाल, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए ईस्ट कोसी केनाल किस नदी पर ये केनाल बना हुआ है, कोसी रिवर के पास में। और इससे बेनिफिटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको अररिया हो गया, सरसा हो गया, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को इस कैनाल से बेनिफिट मिलेगा। और इसको अप्रूव किया गया था जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्रधानमंत्री थे 1952 ईस्वी में। त्रिवेणी केनाल जो कि गंडक रिवर पे है, गंडक रिवर का दूसरा नाम नारायणी रिवर भी है। और सोन केनाल जो कि इंडिया का सबसे पुराना वाला बिहार का सबसे पुराना केनाल है जो कि इंद्रापुरी बैरेज के आसपास में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार में नगर निगम की कुल संख्या। ऑप्शन है हमारे पास 5, 11, 3, 8, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 होगा। ऑप्शन सारे गलत हैं। एक और नया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिहार में ऐड किया गया तो टोटल नंबर ऑफ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है बिहार में कितना हो गया 12 हो गया। और टोटल जो डिवीज़न है कौन कितने हैं 9 हैं, जिसमें आपको पटना, छपरा, तिरहुत, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, मगध और मुंगेर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक क्षमता वाला रेल इंजन बिहार में कहाँ बनता है। वेयर इज़ द रेल इंजन विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इन द कंट्री मेड इन बिहार। ऑप्शन है हमारे पास डालमिया नगर, मधेपुरा, कटिहार, मोकामा, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मधेपुरा। मधेपुरा में ये फैक्ट्री सेटअप किया गया था। उस टाइम में रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। और ये भारत देश का सबसे हैवी इंजन जो कि 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पायलट वो इंजन बनाता है। और इसका उद्घाटन भी फाउंडेशन स्टोन लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा डाला गया था। और ये फैक्ट्री कहाँ पे अवस्थित है तो मधेपुरा में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 1920, 1902, 1912, 1909। तो जयप्रकाश नारायण जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। सिताब दियारा जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था उस टाइम में वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। और इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया था 1965 में। फिर इनको मरणोपरांत 1999 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था। ये कुछ मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे थे। जो पहला आपको हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर सर्वोदय, फिर JP मूवमेंट जो कि 74 के टाइम में इमरजेंसी के टाइम में हुआ था। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा हमारा ये सेशन। और पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए।
साथ में जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हम बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, सीडीपीओ एग्ज़ाम होने वाला उसके टेस्ट सीरीज हैं, मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।